सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मल्टीपल फिजन पढ़ा, बाइनरी फिजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा और हमने देखा कैसे रीजनरेशन होता है मल्टीपल फिजन में। डिफरेंट मेथड्स पढ़े हमने, अनसिस्टेड अमीबा का मेथड देखा, इंसिस्टेड अमीबा का मेथड देखा। उसके साथ ही हमने देखा कि बडिंग में किस तरीके से जो है बॉडी डिटैच होती है और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ले लेती है। आज हम पढ़ेंगे जैमे एंड स्पोर फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे जैमे एंड स्पोर फॉर्मेशन और ये जानेंगे कि आखिर में जो जैमे है उसको कैसे डिफाइन किया जाए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप, स्पोरुलेशन भी कह सकते हैं, इसके क्या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने टाइप्स के स्पोर फॉर्मेशन है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स जैमे से। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर जैमे का मतलब क्या होता है। जैमे का मतलब है कप लाइक स्ट्रक्चर, कप और बिस्कुट शेप स्ट्रक्चर। कप और बिस्कुट शेप्ड स्ट्रक्चर, तो ये हमारा जैमे का मतलब है। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये फीमेल थैलस है, ये एक मेल थैलस है। यहां पे आप इसको अगर देखें तो ये आर्कीगोनाइड स्ट्रक्चर है, ये फीमेल में देखा जाएगा, और एंथीडियोफोर जो है वो मेल में देखने को मिलेगा, मेल थैलस। इसका जो आप शेप देख रहे हैं, ये शेप एक बिस्किट शेप है, जैसे हमारे बिस्किट्स होते हैं, बेकरी के बिस्किट्स होते हैं, बिल्कुल बिस्किट की शेप की तरीके है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अपर नीचे क्रस्ट रफ लाइक कंडीशन में लेयर है, ठीक है। और ये इसका जो रीजन है, ये सब जो रीजन है, ये राइजोइड्स कहलाते हैं। ठीक, तो जैमे जो है हमारा यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। तो पहली बात इसमें आप लिख सकते हैं, दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्रोपेग्यूल्स that detach from the parent, यानी ये एक मल्टीसेलुलर भी प्रोपेग्यूल हो सकता है और यूनिसेलुलर प्रोपेग्यूल भी हो सकता है, जो क्या करता है अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद फिर ये एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जन्म लेता है या एक नए इंडिविजुअल के रूप में जन्म लेता है। डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड grows into new individual। तो ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद आप ये देख रहे हैं, ये थैलस फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे डिटैचमेंट होता है फिर ये अपना एक अलग से फॉर्मेशन करने लगता है। अब इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है वो हमको मिलता है मर्केंटिया में। ठीक, इसमें मिलता है मर्केंटिया में। तो जो सबसे अच्छा एग्जांपल हमको देखने को मिलता है ये हमको मर्केंटिया में मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मर्केंटिया जो है, मर्केंटिया में मल्टीसेलुलर जो ग्रीन स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर है। ठीक, मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर है। यहां पे क्या होता है कि जो मैच्योर जैमा है वो डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद वो फिर एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में अपने आप को सस्टेन कराता है। मैच्योर जैमा डिटैच फ्रॉम पेरेंट and grows into
न्यू इंडिविजुअल। तो मर्केंटियस का सबसे अच्छा एग्जांपल है जैमा का। तो हमने कई बातें बताई जैमा में कि ये एक मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर प्रोपेग्यूल्स भी है, उसके साथ ही ये अपने पेरेंट से डिटैच होता है, डिटैच होने के बाद ये अलग से ग्रो करता है। ठीक, तो जो इसमें मेल थैलस होता है, जो जैमे मेल थैलस में फॉर्म्ड होते हैं वो मेल जैमे कहलाते हैं, और जो फीमेल मेल थैलाई कहलाते हैं, और जो फीमेल थैलस प्रोड्यूस होते हैं वो फीमेल थैलाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर और अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। ठीक, अब बात आती है जैमा कब क्या है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, ठीक, ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं इस तरीके से जो बन रहा है, ये पूरा इधर ये रीजन जो आप देख रहे हैं, ये जैमा कप कहलाता है, इसको हम जैमा कप कहते हैं। ठीक, तो जैमे में सिर्फ इतना ही था, बहुत ज्यादा इसमें जैमे के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये जो मैच्योर जैमा होता है, जब वाटर की प्रेजेंस होती है उसी में ये डिटैच होता है। ठीक है, उसके बाद वो एक नए पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन बोलते हैं। ठीक, तो स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। तो सबसे पहले ये आप समझिए आखिर में ये स्पोर्स क्या है। तो देखिए जो स्पोर्स हैं, पहली बात तो ये माइन्यूट है, स्पोर्स जो है बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है, मतलब कोई ह्यूज स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी है वो माइन्यूट लेवल पे है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो ये माइन्यूट है। दूसरी बात ये है कि ये सिंगल सेल्ड है, स्पोर्स आर सिंगल सेल्ड। थर्ड बात ये आती है कि या तो इनकी वॉल थिक होगी, नहीं तो इनकी वॉल थिन होगी, और ये छोटे छोटे प्रोपेग्यूल्स की तरीके दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? प्रोपेग्यूल्स की तरह। तो ये थिन वॉल्ड है और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स, थिन वॉल्ड है, थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स है। ठीक, दूसरी जो इनकी सबसे अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी है स्पोर्स की वो ये है कि ये डिस्पर्सिव नेचर के हैं। जैसे इनको आप बहुत इजीली ये वाटर में, एक्वेटिक मीडियम में, एक्वस मीडियम में या एयर में ये बहुत तेजी से डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब इनका बिखराव हो जाता है, बहुत तेजी से फैल जाते हैं, अपने आप को यूनिफॉर्मली मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आसपास जो भी मीडियम होता है, चाहे वो एक्वस मीडियम हो और या फिर वाटर आपका एयर मीडियम हो। तो इनका जो नेचर है दे आर डिस्पर्सिव इन नेचर, दे आर डिस्पर्सिव इन नेचर। तो स्पोर्स हमारे माइन्यूट है, स्पोर्स हमारे सिंगल सेल्ड है, स्पोर हमारे थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स हैं, और स्पोर्स हमारे डिस्पर्सिव नेचर के हैं। ठीक, अब बात आती है इनकी मोटिलिटी या मोबिलिटी की। आखिर में स्पोर्स मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं, या तो स्पोर्स हमारा मोटाइल होगा, मोटाइल वही होगा, मोटाइल हम उसी टर्म को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है ना, एक जगह से जो दूसरी जगह मूव ऑन कर सके उसी को हम मोटाइल मानते हैं, जो मूव ऑन कर सके, जिसमें कुछ मोशन हो। सिंपल सी बात है। नॉन मोटाइल जिसमें कहीं कोई मोशन हो, वो अपनी एज इट इज पोजीशन पे रहे। तो या तो जो है ये मोटाइल होंगे और या फिर नॉन मोटाइल होंगे। तो देखिए जो मोटाइल होगा, जो भी मोटाइल होगा स्पोर, उसको हम क्या बोलेंगे? जू स्पोर्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? जू स्पोर्स। तो जो मोटाइल वाला है इसका नाम हमने दिया जू स्पोर्स। जो मोटाइल वाला है उसका नाम दिया है जू स्पोर्स। ठीक, जो मोटाइल वाला है उसका नाम है जू स्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल है, जो हमारा नॉन मोटाइल है, उसमें हमारे आ जाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स।
कोनिडिया। तो जो मोटाइल है उसमें हमारा आ जाता है जूस्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल है उसमें आ जाता है स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया। अब आखिर में बात ये आती है कि जो स्पोर्स है वो नेचर के कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें हमारे स्पोर्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो हमारे स्पोर्स हैं वो ज्यादातर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन 3 किंगडम में हमें सबसे ज्यादा स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो किंगडम अकर्स इन किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब बात आती है कि हम कहां से स्टार्ट करें, कहां से जो है इसमें डिवीजन जो है या डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। तो देखिए स्पोर्स जो स्पोरुलेशन की अगर बात की जाए तो आपके सिलेबस में 5 प्रकार के स्पोरुलेशन है अकॉर्डिंग टू देयर मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी। ठीक, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसी में फ्लैजिला है, किसी में नहीं है। ठीक, और इनके शेप अलग हैं, कोई कोन शेप है, कोई रॉड शेप है। तो डिफरेंट टाइप के आपके स्पोर फॉर्मेशन है। यहाँ पे मैंने 4 डायग्राम बना रखे हैं। पहला हमारा जो है डायग्राम वो है जूस्पोर्स का, दूसरा डायग्राम मेरा है वो है कोनिडिया का, तीसरा डायग्राम जो मेरा है वो क्लेमाइडोस्पोर्स का है, और चौथा डायग्राम जो है वो ईडिया का है। तो हम आज 4 पढ़ेंगे, 4 स्पोर्स को लगभग पढ़ेंगे। ठीक, एक स्पोर जो बचेगा उसको या तो भी करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्पोर है, स्पोरुलेशन का जो प्रोसेस है, जिसको हम बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बड़ा ही अच्छा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, आपकी नजरों के सामने है, वो है हमारा जू स्पोर्स का। किसका है? जू स्पोर्स का। ठीक, तो देखिए जू स्पोर्स हमारे क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। जू स्पोर्स कैसा है, ये मोटाइल भी है, इसकी आप मोटिलिटी देख रहे हैं कि यहाँ पे इंकेज है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, सिर्फ ये डायग्राम है आपका जू स्पोर का, बाकी इन डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जू स्पोर्स जो है, इसका आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं कि जू स्पोर्स में आपको ये छोटे छोटे मोटाइल स्पोर्स दिख रहे हैं, जिनके अंदर मोटिलिटी भी है और ये फ्लैजिलेटेड भी है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर 2 फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो ये मोटाइल है, दूसरी बात ये फ्लैजिलेटेड है। अब स्टूडेंट्स इनको फ्लैजिलेटेड क्यों बोल रहे हैं, कोई बता सकता है? देखिए फ्लैजिलेटेड बोलने का जो उद्देश्य है या जो रीजन है वो इसलिए है कि यहाँ पे आप देखिए कि जो ये छोटे छोटे स्पोर बॉडीज हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये आप ये एरो लाइन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनकी बॉडी पे जो इमर्ज आउट हो रहे हैं, स्ट्रिंग लाइन स्ट्रक्चर है, जैसे बी की स्ट्रिंग होता है उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रिंग लाइन स्ट्रक्चर है। तो इनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ये हमारे क्या है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला आपने बैक्टीरियल सेल में भी पढ़ा होगा, सीलिया और फ्लैजिला एक मोटाइल मोबिलिटी प्रोवाइड करता है या लोकोमोशन में हेल्प करता है, उसमें LSP कई सारी रिंग होती हैं। खैर इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है। तो ये जूस्पोरेंजियम क्या है, जूस्पोरेंजियम हम उस एरिया को बोलते हैं, उस एरिया को या उस एरेना को जूस्पोरेंजियम बोलते हैं, जहां पे हमारे सारे ऑल जूस्पोर्स आर लाइज इन द जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम में ही सारे जूस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फ्लैजिला जो है इसका काम क्या है, आखिर क्या काम इस फ्लैजिला का? फ्लैजिला का एक ही काम है, फ्लैजिला का काम ये है, इट हेल्प्स इन स्विमिंग इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो आप देख रहे हैं कि फ्लैजिला का काम क्या है, फ्लैजिला का काम है एक्वेटिक हैबिटेट में जूस्पोर्स को स्विम करने में हेल्प कराना। ठीक, तो जैसे ही जूस्पोर्स मैंने एक चीज बताई थी आपको अभी कि इनका एक डिस्पर्सिव नेचर होता है। तो जो ये डिस्पर्सिव नेचर है, ये डिस्पर्सिव नेचर सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला की वजह से ही सर्टेन हो पा रहा है। अगर आप बात देखें कि कैसा
किस वजह से जूस पोरेंजियम के अंदर से ये स्प्लिट होके बाहर की तरफ जा रहे हैं और फिर पूरे एक्वेटिक हैबिटेट में अपने आप को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या ये पूरी तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, मोटाइल कर रहे हैं। तो उसका जो सिर्फ रीजन है वो है हमारा फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लैजिला की वजह से ही एक्वेटिक हैबिटेट में ये स्विम करने में इनको हेल्प होती है और ये अपने आप को डिस्पर्स कर पाते हैं। ठीक, तो अब बात आती है कि आखिर जूस पोर्स कहां पाए जाते हैं। तो जूस पोर्स हमारे लोअर फंजाई में पाए जाते हैं। लोअर फंजाई में कौन सा आता है? लोअर फंजाई में हमारा आता है फाइकोमाइसीड्स। तो जूस पोर्स हमारा कहां पाया जाता है? जूस पोर्स जो है अकर्स इन लोअर फंजाई। तो लोअर फंजाई में हमारा कौन सा है? फाइकोमाइसीड्स। लोअर फंजाई में कौन सा है? फाइकोमाइसीड्स। लोअर फंजाई में हमारा आ जाता है फाइकोमाइसीड्स। तो ये हमारे जो कुछ एग्जांपल थे, इसमें आप लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास लिख सकते हैं एग्जांपल में। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, एल्गे, तो ये आपके जो है एग्जांपल है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आता है, ये तो पार्ट खत्म हो गया, जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट हमारा है बहुत ही अच्छा पार्ट है सेकंड। ये हमारा है कौन सा फ्रेंड्स? बी डायग्राम कौन सा बना स्टूडेंट्स? कोनिडिया। किसका डायग्राम बना है? कोनिडिया का डायग्राम बना है। ये मैं रब कर दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा और इससे आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। तो सेकंड हमारा डायग्राम है कोनिडिया। कोनिडिया, तो देखिए कोनिडिया जो है इसका फॉर्मेशन कहां होता है? इसका फॉर्मेशन होता है पेनिसिलियम में। कहां होता है? पेनिसिलियम, फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम। ठीक, तो पहली आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोनिडिया की वो ये समझिए कि इसका फॉर्मेशन कहां होता है? पेनिसिलियम में होता है और अदर एस्कोमाइसीड्स में। अदर एस्कोमाइसीड्स। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो है स्पोर्स तो हैं, वहां भी आपको स्पोर्स दिख रहे थे। वहां पे जो स्पोर्स थे जूस पोरेंजियम में, उसका कुछ डिजाइन इस प्रकार से था कि ये हमारा था जूस पोरेंजियम, ये हमारा जूस पोरेंजियम था और इस तरीके से छोटे छोटे आपको जूस स्पोर्स दिख रहे थे। और इनके इस फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर की वजह से इनको मोटिलिटी मिल रही थी, इसीलिए ये मोटाइल स्पोर्स बोले जा रहे थे। और इनका जो नेचर था वो डिस्पर्सिव था। कैसा था? डिस्पर्सिव था। तो ये तो जूस पोरेंजियम था, मोटाइल था। कोनिडिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये प्योरली नॉन मोटाइल है। कैसा है? प्योरली नॉन मोटाइल। कोनिडिया का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है। तो इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहता है कि कोनिडिया इज नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक इस प्रकार से जो है ये जो स्ट्रक्चर निकले हैं इनको हम बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे कहते हैं। और इसकी टिप पे, इसके टिप ऑफ द हाइफे पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये राउंडेड स्ट्रक्चर है। इनको हम बोलेंगे स्पोर्स। इनको हम बोलेंगे स्पोर्स। ठीक, तो ये टिप ऑफ द हाइफे है, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम स्पोर्स बोलेंगे। ये हमारे क्या है? स्पोर्स है। अब इन स्पोर्स की खासियत क्या है? ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। कैसे स्पोर्स हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। और ये कहां पाए जाते हैं? एस्कोमाइसीड्स में पाए जाते हैं, यानी ये हमारे एस्कोमाइसीड्स में और पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं आप कोनिडिया में दे आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम
they are formed in penicillium and other ascomycetes Conidia are non-motile spores. Conidia are non-motile spores produced singly. तो ये या तो सिंगली होंगे और इन ग्रुप टुगेदर तो या तो सिंगली ये अराइज करेंगे या फिर एक ग्रुप में अराइज करेंगे, ठीक, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में करेंगे। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर्स कहते हैं, ठीक। तो जो ये हाइफल ब्रांचेस हैं, हाइफल ब्रांचेस आप समझ रहे हैं, ये मैंने जो आपको बताई, ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो ये इमर्जेंस या जो एक इमर्जिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो आपका सबस्ट्रेटम हो गया, बेस हो गया, ठीक है ना। तो ये तो सबस्ट्रेटम हो गया, और जो ये इमर्जेंट स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, जो ये इमर्जेंट स्ट्रक्चर्स इन्हीं को बोलते हैं हाइफे। और हाइफे की टिप पे, भाई हाइफे तो आपका ये है, और हाइफे की जो है ये है टिप ऑफ हाइफे। तो ये जो टिप है आपकी, इसी से आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते कई सारे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नॉन मोटाइल है। तो वो हमारे जो पूरा एक स्ट्रक्चर का सेट है कि जिसमें हमारा हाइफल बॉडी भी इन्वॉल्व है, इसके ऊपर टिप पे लगने वाले छोटे छोटे स्पोर्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि नॉन मोटाइल है। इसकी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कोनिडियोफोर्स। क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर्स, जिसमें हमारा हाइफल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है और हाइफल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं, स्पोर्स ऑन द टिप ऑफ हाइफे, इसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है क्लेमाइडोस्पोर्स। इसको रब कर दे रहे हैं। थर्ड पढ़ते हैं, सी पॉइंट पढ़ते हैं। सी जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेमाइडोस्पोर्स। कैसा है? क्लेमाइडोस्पोर्स। तो देखिए आप इसमें एक चीज गौर करिएगा कि वहां पे इतना ज्यादा, यहां पे आप क्लेमाइडोस्पोर्स में एक चीज देखिएगा कि ये जो है क्लेमाइडोस्पोर्स में जो वॉल है वो बहुत थिक है। क्लेमाइडोस्पोर्स की जो खासियत है वो बहुत ज्यादा, ये देखिए, तो आप ये देख रहे हैं कि जो क्लेमाइडोफोर्स है इसकी बॉडी आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको यहाँ से इस तरीके से शुरू हुआ है, ऐसे डायग्राम शुरू हुआ है, ये इस तरीके से डायग्राम है, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। ये डी से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये अलग कर दे रहे हैं, ये हमारा डायग्राम है। तो आप ये देख रहे हैं कि क्लेमाइडोस्पोर्स जो ये आपके सेल्स है ये बहुत ही कैसे हैं, थिक वॉल्ड है। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड cells directly from hyphae, ठीक। उसके बाद क्या है कि आप देख रहे हैं ये बीच बीच में इसमें आप ये देखिए तो बीच बीच में इसमें एक इंटरमिशन आ रहा है, एक बीच बीच में रुकावट सी आ रही है, ठीक। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है या जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। क्या कहते हैं? इंटरकैलरी और इट में भी टर्मिनल भी हो सकता है
और बीच बीच में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच बीच में डिवीजन हो रहा है, फिर यहाँ पे टर्मिनल आ जाता है, फिर ये बीच में इंटर कैलरी है, फिर यहाँ टर्मिनल आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं डिवीजन होने के बाद यहाँ फिर टर्मिनल हो गया। ठीक, ये तो पूरी तरीके से आप इस रीजन को आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है कहीं पे भी इसमें जो है ब्रेकअप नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कहीं भी कोई ज्यादा ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो या तो इंटर कैलरी होगा या फिर टर्मिनल होगा। ठीक, तो ये एक हमारा इंटर कैलरी होगा और टर्मिनल होगा। ठीक, अब बात आती है कि आखिर में ये पाए कहाँ जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा ज्यादातर राइजोपस एगेरिकस, राइजोपस ये किसका बोटेनिकल नेम है भाई, राइजोपस एगेरिकस मशरूम, मशरूम का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है ना, ये हमारा मशरूम का स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को। और इसकी जो सबसे खासियत ये है कि दे स्टोर रिजर्व फूड, ये फूड जो है रिजर्व करके चलते हैं। दे स्टोर रिजर्व फूड फॉर द अनफेवरेबल कंडीशंस, फॉर द अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए भी ये फूड जो है स्टोर करके चलते हैं या रिजर्व करके चलते हैं। ठीक है ना, तो क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है राइजोपस एगेरिकस, जिसको हम मशरूम के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एडिबल यूज भी है इसका, एडिबल मशरूम भी होता है। तो क्लेमाइडोस्पोर्स का ज्यादातर फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। और आप कभी भी मशरूम को अगर मशरूम का पिक्चर देखेंगे, नेट पर सर्च करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी प्रकार के कोरिलेशन उसमें दिखेंगे। ठीक, तो ये तो बात थी हमारी किसकी, क्लेमाइडोस्पोर्स की। अब बात आती है ईडिया की, किसकी बात आती है, ईडिया की। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो ये हमारा ईडिया का स्ट्रक्चर है, जो हमारा डी पार्ट है। ठीक है, ये कुछ फंजाई में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइफे इसमें भी पाया जा रहा है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हाइफे है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ईडिया में, इन ईडिया जो हाइफे है, द हाइफे ब्रेक्स अप इनटू न्यूमरस, इन ईडिया द हाइफे ब्रेक्स अप इनटू, जो हाइफे है इसका ब्रेकअप देख रहे हैं, ब्रेक्स अप इनटू न्यूमरस स्मॉल, बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ये। ठीक, स्मॉल थिन वॉल्ड है इनकी। जो अगर आप वॉल देखें तो कहीं से भी वॉल आपको ऐसा नहीं लगेगा, ये जो है थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, कहीं भी वॉल में आपको थिकनेस नहीं नजर आएगी। थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड फ्रैगमेंट्स। अब इसको फ्रैगमेंट्स क्यों कह रहे हैं, देखिए फ्रैगमेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में ये जो पार्ट है, छोटे छोटे जो स्मॉल पार्ट्स आप देख रहे हैं, जो कि थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इसी हाइफे का पार्ट है। और हाइफे का रीजन आप देख रहे हैं तो ये हमारा हाइफे का रीजन जा रहा है, ये जो है ये पूरा हाइफे का रीजन है। ये आप पूरा रीजन देख रहे हैं तो ये हाइफे का रीजन, और इसी हाइफे के रीजन से ही ये ब्रेक होके फ्रेगमेंटेशन हुआ है। स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रैगमेंट्स, स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रैगमेंट्स
small thin walled fragments known as EDIA, known as EDIA. तो जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं हाइफे से ही निकल के आ रहे हैं, हाइफे से ही मर्ज आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, ईडिया कह रहे हैं। अब आखिर में बात आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन आई, कौन सी ऐसी वजह थी या ऐसा कौन सा रीजन था जिस रीजन की वजह से ये फ्रेगमेंट्स ब्रेक होके या हाइफे का एक डिवीजन हुआ, ब्रेकअप हुआ, या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको डिवाइड होना पड़ा, डिस्पर्स होना पड़ा। तो ऐसा कौन सा रीजन है, ठीक। तो ये रीजन तब आता है जब ये फ्रेगमेंटेशन कब होता है, प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन अकर्स व्हेन, तो फ्रेगमेंटेशन तब होता है व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ, when there is excess of water, sugar and salt, and water, sugar and salt in environment conditions। तो जो जिस मीडियम में ये है, जहां पे ये ग्रो कर रहे हैं, तो जहां पर ये ग्रो कर रहे हैं अगर वहां पे एक्सेस वाटर, शुगर और सॉल्ट का, इन तीनों का मिक्सचर, ठीक है ना, मतलब मेरा कहने मतलब सॉल्ट, शुगर और वाटर, इन तीनों का अगर कंसंट्रेशन या जो मिक्सचर है, एरिया जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा तो वैसे ही फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ सॉल्ट्स और भी होते हैं, अलग सॉल्ट्स भी होते हैं, उसका भी इसमें, अगर जनरल सॉल्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो ईडिया जो है अलग अलग तरीके से भी और भी अलग तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है। बडिंग मेथड भी इसमें चल जाता है, बडिंग के थ्रू भी जो है ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ईडिया में सिर्फ इतना ही था कि हाइफे से छोटे छोटे थिन वॉल्ड जो है स्मॉल न्यूमरस फ्रेगमेंट्स अगर डेवलप होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ईडिया कहते हैं। अब एक जो लास्ट आपका बचा है स्पोरेंजियम, कौन सा बचा है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक, उसको हम कल करा देंगे, ठीक है। आज आप इसको पढ़िएगा, चारों जो ये मैंने बताए हैं, जूस्पोर्स, ईडिया, ओनिडिया और क्लैमाइडोस्पोर्स, ठीक। और स्पोर्स के बारे में बताया कि स्पोर्स माइन्यूट है, सिंगल सेल्ड है, ठीक, थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स है, जो कि आपने देखा कि क्लैमाइडोस्पोर्स में कैसे थिक वॉल्ड हो जाता है और वहीं पे आपका जो ईडिया है यहाँ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो जो चीज हमने स्पोर्ट्स में पहले पढ़ी वो अलग अलग डायग्राम में आपको अलग अलग चीजें देखने को भी आ गई, ठीक है। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। थैंक यू क्लास।